कर रहे थे? इनहेरिटेंस। अच्छा हाँ, इनहेरिटेंस के अंदर हम लॉ पढ़ रहे थे ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह हमने पढ़ लिया था। और हमने क्या नाम है, वन ट्रेड वाला भी पढ़ लिया था ना, क्रॉस दोनों आए थे। अच्छा भाई, कल आप सुमरात लास्ट क्लास में आपने सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस तक पढ़ लिया था, लॉ ऑफ मेंडल हमने इसका पढ़ा था। उसके बाद आपने यही सेम चीज़, सेम एप्लीकेशन अप्लाई करनी है टू ट्रेड इनहेरिटेंस के लिए, जिसमें आपके पास हर एक पेरेंट के 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। वो क्रॉस भी सबको आना चाहिए, आता होगा, नहीं आता तो जल्दी से एक मैं करके दिखा देता हूँ। आपके पास 2 अलग अलग ट्रेड्स होंगे और उसका एक अलग खास जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशो है। ये थोड़ा 1-2 बार ही आया है, एमटी कैट में इतना नहीं आया क्योंकि डिटेल्ड है ये।
लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कहता क्या है। जब कभी दो अलग अलग ट्रेड्स दो अलग अलग पेरेंट के आपस में क्रॉस करवाए जाएंगे तो वहाँ पर जो भी इनहेरिटेंस होगी उसको हम टू ट्रेड इनहेरिटेंस कहेंगे। और इस टू ट्रेड इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास जो वो बनेगा इसका रेशो वो 9:2 3:1 ये याद रखना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर। अब वो किस तरह बनता है कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो आइए आज एक जल्दी से कर लें पहले, या आगे बढ़ जाए। आता ही आप लोग को आता ही करने की ज़रूरत है कि नहीं है, बताओ ना यार। टू ट्रेड इनहेरिटेंस के क्रॉस करके दिखाओ जल्दी से ब्रेक। करो भाई, कर लोगे। डॉल डार्क एंड डॉर्फ वाइट, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? डॉल डार्क। कीजिए, दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स के हैं। टू ट्रेड इनहेरिटेंस का क्या रिजल्ट आएगा?
सबका ऐसे ही आ रहा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकता है भाई, कोई परेशान नहीं है, कोई भूला हुआ है, कोई मसला है, कोई चीज़ पूछनी है। बारीक बैठे रहने से अच्छा आप ये प्रैक्टिस कर लो जल्दी से। ये क्या हो रहा है इसको यार, क्या हो रहा है? सही है, गलती तो नहीं की है, चेक करो, यही है ना? ये कौन है, ये पहला वाला, ये टॉल डार्क है, ये क्या है? ये भी टॉल डार्क है, ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये 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 है how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये कौन है? टॉल, टॉल और क्या ये? टॉल वाइड, ठीक है। टॉल वाइड 1, टॉल वाइड 2, ये है, ये टॉल वाइड है। कितने हो गए टॉल वाइड? ये क्या है? शॉर्ट डार्क, ये क्या है? शॉर्ट डार्क, ये क्या है? शॉर्ट डार्क, ये क्या है? डॉर्फ बोला था, शॉर्ट कहाँ बोला था हमने? डॉर्फ वाइट ना, बल्कि सॉरी क्या बोला था हमने? डॉर्फ और डॉर्फ डार्क, डॉर्फ डार्क ना, ऐसा ही है, डॉर्फ डार्क। ये कौन है भाई? क्या नाम है इसका?
टॉल डॉर्फ 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 वाइट। ये कौन सा रेशियो है जो मैंने लिखा है? दिस इज द phenotypic ratio। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है इसका? बाकी सब कैसा होता है? याद है? याद किया अभी तक? देख लो, वो भी वैसे मुश्किल है लेकिन उसमें कोई खास बात हो तो बहुत लंबा है वो। लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में ही लिखा हुआ है। देख लो भाई, सही है। 1:2, 1:1, 2:2, 4:2, 1:1। कॉपी कर लिया? अच्छा, ये सबके ऊपर कांस्टेंट है, कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ वेरिएबल चेंज होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर याद कर लो तो तब भी तुम हमारी किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आपको डोमिनेंट और रिसेसिव जो ट्रेड्स हैं, अगर वो उनके वेरिएबल याद हैं तो आप चाहें वो रेशियो अप्लाई करें, ये रेशियो अप्लाई करें, किसी का भी जवाब हो। बाजू का ऐसा आपको पुराने सवाल जवाब मिलेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, उसमें इतना बड़ा बड़ा ये आंसर रेशियो में दिया हुआ होगा। तो ये कांस्टेंट होता है, इसकी अच्छी बात ये होती है इसमें टेस्ट क्रॉस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिसमें टेस्ट क्रॉस करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आपको अगर उनका रिजल्ट उनका कांस्टेंट रेशियो से याद है तो आप उसका आंसर कीमत निकाल सकते हैं। चले आगे चले भाई।
वाजिब है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे बोलते हैं कि जब कभी हमारे पास दो हम कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाएं और उनमें से किसी भी एक कैरेक्टर का जो फिनोटाइप है वो कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो सके, which results in a formation of a new phenotypic ratio, is called as incomplete dominance। आसान कर रहा हूँ, इधर देखिए सामने किताब के अंदर ऊपर लिखा हुआ है इट शोड दैट व्हेन कंट्रास्टिंग अलील्स, कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट अलील्स जब आपस में एक दूसरे के कैरेक्टर को मास्क ना कर सके, मास्क मतलब लिखा हुआ है इधर मतलब छुपा ना सके, कवर ना कर सके, बोथ ऑफ देम ट्राई टू एक्सप्रेस बट दीज एक्सप्रेशन गेट ब्लेंडेड। दोनों ने कोशिश करी, दो अलग अलग अलील्स ने, कि वो एक्सप्रेस हो जाएं ऑफस्प्रिंग में, मगर दोनों ही मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस नहीं हो सकी, बल्कि दोनों आपस में मिल गई और मिलने के बाद इसकी वजह से एक नया फिनोटाइप क्या हो गया, बन गया। तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर हम कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास एग्जांपल थी ना, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को जब हम आपस में क्या करते हैं, दोनों ही अलग अलग कंट्रास्टिंग अलील हो गए, दो अलग अलग फिनोटाइप्स हैं, रेड एक्सप्रेशन अलग है, वाइट एक्सप्रेशन अलग है। जब हम इनको क्या करेंगे, अच्छा दोनों ही डोमिनेंट अलील हैं या रिसेसिव अलील हैं, ये भी याद रखना, कॉन्सेप्ट याद कर लो, ऐसे सवाल जवाब होंगे। दोनों ही डोमिनेंट अलील्स हैं and both the dominant alleles having contrasting characters, if they are crossed with each other, so it results in a formation of new phenotype ratio, of new phenotype individual। उसमें क्या बना, रेड था, वाइट था, क्रॉस किया, क्या बना, पिंक। तो द फॉर्मेशन ऑफ द पिंक फ्लावर इट शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस समझते हैं आप लोग, सुपरमेसी को कहते हैं, हावी होने को कहते हैं, यानी किसका कैरेक्टर एक्सप्रेसिबल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों का कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो सका, तो दोनों कैरेक्टर आपस में ब्लेंड हो गए और फिर नया एक पिंक कैरेक्टर नजर आया। इसके बिल्कुल बरक्स को डोमिनेंस क्या होता है, को मतलब साथ साथ साथ, चल रहा है, ये भी बंद हो गया रिकॉर्डिंग वगैरह। ये इसी बोला को डोमिनेंस। और इधर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको स्टेटमेंट समझ में आ गई है। दोनों कैरेक्टर कैसे होंगे, डोमिनेंट या रिसेसिव, डोमिनेंट होंगे और कंट्रास्टिंग होंगे, ठीक है। कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट होंगे। कोई मुश्किल बातें तो नहीं कर रहे हैं ना, सबको पता है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। कंट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट, पूछ क्या चीज़, क्योंकि ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, कोई ना कोई पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस तो नज़र आएगा ना। हमारे पास एक तरीके की इनहेरिटेंस नहीं होती, एक से ज़्यादा तरीके की। वन ऑफ देम इज क्या है, को डोमिनेंस, वो अदर वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई ना कोई पैटर्न ऑफ स्टडी तो आपको मिलेगा, वो सारे पैटर्न रिसर्च बेस्ड है, नज़र आएगा। क्यों से मुराद में समझा नहीं। अच्छा, अगर आप मज़ीद क्यों जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दोनों डोमिनेंट हैं, तो जब दोनों डोमिनेंट होती हैं तो दोनों को एक्सप्रेस होना चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल के अंदर दो फिनोटाइप डोमिनेंट नहीं मिल सकते। हर इंडिविजुअल में हमेशा जो फिनोटाइप होता है वो कोई ना कोई एक होता है जो एक्सप्रेसिबल होगा।
मतलब कोई एक जीन होगी जो एक्सप्रेसिबल होगी एज अ डोमिनेंट जीन। क्योंकि जवाब समझ में आया कुछ? दो अलग अलग जीन्स एक साथ एक ही कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट नहीं हो सकते, एक को होना पड़ेगा। अच्छा जी, तो को डोमिनेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे पढ़ें इधर गौर से, अ फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड पैराग्राफ देखिए। अब इसके अंदर और इसमें क्या फ़र्क है? अ फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस in which both contrasting alleles of a trait are dominant and express themselves in heterozygous individual, neither masking nor blending the effect of one another। क्या समझ में आया? दोनों ही डोमिनेंट हैं, लेकिन अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दोनों ही नज़र आएंगी, एक्सप्रेसिबल होंगी, लेकिन अब क्या फ़र्क है? हीट्रोजाइगोसिटी शो करेंगी, वो हीट्रोजाइगस कंडीशन में होंगी। तो इसका मतलब एक और बात समझनी चाहिए यहाँ पर, कभी भी जो भी मैं बात इनको कह रहा था, अभी जो सुना रहा था कि दो डोमिनेंट अलील्स, दो डोमिनेंट जीन्स किसी इंडिविजुअल में नहीं मिल सकते। कब नहीं मिल सकते? होमोजाइगस कंडीशन में नहीं मिल सकते। लेकिन अगर यही जुमला मैं बोलूँ मिल सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में मिलेंगे? हीट्रोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ये दो अलग अलग डिफरेंट अगर कंट्रास्टिंग अलील्स हो, अगेन डोमिनेंट हो, इफ दे आर क्रॉस विद ईच अदर, if they are not masking the effect of one another, that means both are expressible but always be found in heterozygous condition। am I clear? जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल दे देते हैं। हमारे पास दो डिफरेंट, आप यूजुअली ये कैट्स एंड डॉग्स एंड एनिमल्स में बहुत देखते हैं, यानी कि एक काली बिल्ली है और एक वाइट बिल्ली है। दोनों कैरेक्टर कंट्रास्टिंग है, दोनों ट्रेट कंट्रास्टिंग है, ब्लैक एंड वाइट स्किन कलर, बोथ ऑफ देम इफ दे आर क्रॉस विद ईच अदर, नीदर मास्किंग द इफेक्ट ऑफ वन एंड अदर। कैसे नजर आएगा? दे मे हैव बोथ द हेयर कलर्स ऑन द स्किन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रे। ब्लैक भी होगा उसमें, उसकी स्किन में वाइट भी हेयर होगा, तो कैसा उसका कलर कॉम्बिनेशन नजर आएगा? ग्रे। तो वो दोनों हीट्रोजाइगस कंडीशन में अगर एग्जिस्ट करेंगी, ग्रे वाइट भी है, ग्रे भी है वाइट भी है, तो वो ग्रे भी है, ब्लैक भी है एंड वाइट भी है, तो वो ग्रेइश फॉर्मेशन में होगा। डिफरेंसेस देख लो चाहो तो। फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ कंट्रास्टिंग अलील्स ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगस कंडीशन में ब्लेंड हो रहा है, और कोडोमिनेंस के अंदर फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ कंट्रास्टिंग डज नॉट ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन पाई नहीं जा सकती, ब्लेंड यहाँ पे हो रहा है। न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, न्यू फिनोटाइप डज नॉट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कोडोमिनेंस। एक और बात यहाँ पे आपने पढ़ा, फिनोटाइप कहाँ तब्दील होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस में कोई नया फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होता, वो दोनों ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। क्वांटिटेटिवली बोथ एक्सप्रेस इक्वली। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का एक्सप्रेशन क्वांटिटी के हिसाब से सेम है, मगर क्वांटिटेटिवली बोथ एक्सप्रेस अनइक्वली। कोडोमिनेंस में हो सकता है अनइक्वालिटी आए, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कोई ज़्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा हो, कोई थोड़ा कम कर रहा हो, करेंगे दोनों। एग्जाम्पल क्या है? फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट्स एंड हेयर कलर इन काउ और एमन ब्लड ग्रुप लिखा हुआ, वही काउ कलर यानी कैट कलर कुछ भी आप लें। ब्लड ग्रुपिंग एबीओ सिस्टम, क्या आपको आखिर में एबीओ सिस्टम के ये 6 पॉसिबल जीनोटाइप नज़र आ रहे हैं? हर कोई ये सवाल करता था कि ये सर कहाँ से आया है, 6 पॉसिबल जीनोटाइप नज़र आ रहे हैं, नीचे लास्ट लाइन में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं 6 पॉसिबल जीनोटाइप। तो 6 पॉसिबल जीनोटाइप हमारे पास ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हैं, जिन्होंने हमारे पास 3 अलील्स को अलग अलग ब्लड ग्रुप के अंदर डिवाइड किया और 3 के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना दिए, जो कि एक होमोजाइगस कंडीशन है और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है। ये आता है आपको ब्लड ग्रुप कर ले दो। पीएमडीसी में शायद नहीं दिया हुआ अलग से, लेकिन आपको दूसरा और भी दीगर टेस्ट हो सकते हैं, आना चाहिए, इजी है, टेस्ट क्रॉस कर ही लो तो कर लो।
For example, father is blood group AB and mother is blood group B.
भी आता है। पहले का बताओ रिजल्ट, पहले का रिजल्ट क्या बना? 111 क्या? करवा दें एक बार, क्यों भूल गए हो? ये लो इधर देखिए सारे बच्चे सब एक साथ समझ लें। पहला वाला लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप ए बी हीट्रोजाइगस बी हीट्रोजाइगस। कुछ चीज़ें मैंने कंफ्यूज करने में लिखी हुई थी, अगर आप अक्लमंद हो गए तो इग्नोर कर देंगे, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आता है। फादर है मेरे पास ए बी दिया हुआ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर सिंपल इज़ दैट ये बनाऊँगा ए बी हीट्रोजाइगस ही होता है, कोई इसमें दो शक नहीं। ऑलवेज ए बी विल बी फाउंड इन फिनोटाइप। क्या होता है उसका हमेशा? हीट्रोजाइगस। फिनोटाइप पता है ना, वर्ड्स आते हैं ना ये कि थ्योरी में बड़ा बड़ा सा सवाल बना के देते हैं, फिनोटाइप ये था, जीनोटाइप ये था, तो आपको फिनोटाइप पता हो, जीनोटाइप पता हो। तो ए बी का हमारे पास ये आ गया फॉर एग्जांपल आई ए एन आई बी। बी हीट्रोजाइगस है, ये काम की चीज़ है मेरे लिए, मैंने बना दिया आई बी और आई आई। ओके, बन गया मेरे पास। इसके जीनोटाइप बना लिए मैंने। असल मैंने क्या बनाया इनके, ये जीनोटाइप्स बनाया, राइट। जो 6 पॉसिबल जीनोटाइप मैं दिखा रहा था उनमें से ये वही है। क्रॉस करूँगा पहले बॉक्स के अंदर, इसका और इसका क्रॉस आएगा। क्या लिखूँ? आई ए और आई बी। दूसरे वाले के अंदर इसका और इसी का क्रॉस आएगा। क्या लिखूँ? आई बी। तीसरे वाले के अंदर इसका और इसका क्रॉस आएगा। क्या लिखूँ? आई ए और आई। इसके अंदर इसका और इसका क्रॉस आएगा। क्या लिखूँ? आई बी एंड आई। समझ आ रहा है? आप रिज़ल्ट कैसे पता लगाएंगे? रिज़ल्ट के अंदर आप ये देखें, मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट सारे ही अलग अलग हैं। ऐसे ही 25% मेरे पास ब्लड ग्रुप ए बी है, 25% मेरे पास ब्लड ग्रुप बी होमोजाइगस है, 25% ब्लड ग्रुप मेरे पास ए हीट्रोजाइगस है, और 25% मेरे पास ब्लड ग्रुप बी हीट्रोजाइगस है। कोई परेशानी? ये पहला बॉक्स, ये वही बराबर वाला, ये नीचे वाला और ये राइट के नीचे वाला। कोई परेशानी, मसला? अब बाकी कर लोगे? कर लिए बाकी ऐसे ही? हाँ 3 ही थे ना, चौथा कर लो, ये लो चौथा भी। गए? किसी को किसी क्रॉस में मसला है तो अभी पूछ लें।
ये तो इतने आसान क्रॉसिंग वाले कि इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, पता है आपको। जिस किसी में एक हेटेरोज़ाइगस आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। एक हीटर और एक होमो अगर आ जाए तो उसका रिज़ल्ट निकालना बगैर क्रॉस के लिए आसान है। दोनों स्मॉल आई, हाँ लिख सकते हैं। मैंने अपना एक परमानेंट किया हुआ, दोनों स्मॉल लिख। जीनोटाइप तो आर वेरिएबल, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ये वाला बहुत आता है पुराने पेपर्स में, ये वाला 3 25% AB, 25% A hetero, 25% B homo, 25% B 100%। बी ये बोलना चाह रहे हो। अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा तब भी सही है, तो 100% और 50% बी है। अब होमो हेटेरो अलग अलग हुआ। जब भी कभी, अब एक और रूल याद कर लो इस वाले में, जब भी कभी कोई होमोजाइगस कंडीशन में O के साथ क्रॉस होगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 100% आएगा। जब भी कभी कोई होमोजाइगस कंडीशन में ब्लड ग्रुप O के साथ क्रॉस होगा, रिजल्ट वही ब्लड ग्रुप होमोजाइगस कंडीशन का होगा, लेकिन 100% होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिजल्ट 100% हेटेरोजाइगोसिटी शो करेगा और वही ब्लड ग्रुप होगा जो कि उसमें होमोजाइगस दिया होगा। अगर मैं C की जगह यहाँ B रख देता, B होमोजाइगस, तो पूरा 100% रिजल्ट B हेटेरोजाइगस होता। समझ आ रही बात? और देख लो ना क्या गलती की, देखो देखो सही से पढ़ के देखो ना, आराम से, अभी भी मौका है, पूछ लो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको ये आता है,
ब्लड ग्रुप ओ के आगे क्या लिखा हुआ है, जीनोटाइप आई आई। ये हमेशा कैसा होता है, होमोजाइगस होता है। कैसा होता है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आई आई ले रहा हूँ, तो मैं अपने लिखने के लिए वो इस तरह से ले लेता हूँ कि हमेशा आई और यू कर लेता हूँ। आप कोई भी आई ले लें, सही है? अभी क्लियर है? कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने ये वाला लिया होगा। थर्ड वाला ये रहा ग्रीन से। थर्ड वाला ओ है, कहाँ गया था, डी रहा, सॉरी, ग्रीन से बना हुआ है थर्ड वाला। बी हेट्रोजाइगस, बी ये रहा हेट्रोजाइगस। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी का क्रॉस इधर आ गया, ए बी। ए और ए आई का क्रॉस इधर आ गया, हेट्रोजाइगस ए। बी और बी का क्रॉस इधर आ गया, होमोजाइगस बी। और बी और आई का क्रॉस आ गया, हेट्रोजाइगस बी। तो क्या बना, 25% ए बी पहला वाला। पूछो ना उससे, क्या पूछ रही हो, उसको क्या आता है, मुझसे पूछो ना। उसमें तो वो है, आप आई आई ले लो। मैं ये कह रहा हूँ वेरिएबल है, जीनोटाइप्स और वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, डिनोमिनेटर्स। आप आई आई रख दिया करो, मेरा लिखने का स्टाइल ये है, आप आई आई रख दो। अरे भाई ये पढ़ लो, ये आपको आना चाहिए, अभी क्या भी पढ़ लो। हु इज़ द यूनिवर्सल डोनर एंड वाई? वो नेगेटिव वाई। भाई ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है क्योंकि इसके पास कोई भी, हमारे पास एंटीजन मौजूद नहीं होता मगर एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं। और ये आर एच नेगेटिव है तो इसका मतलब इसको आर एच फैक्टर भी मौजूद नहीं है। आपको आर एच सिस्टम पता है, याद है? आर एच रीजस फैक्टर कहलाता था। एक प्रोटीन है, ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा वो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। आर एच अगर नहीं मिलेगा उस ब्लड ग्रुप में तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। कॉमनली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स ज़्यादातर पाए जाते हैं पॉपुलेशन में, नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स की तादाद कम होती है। आप में से कितने बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? कितने को ब्लड ग्रुप ही नहीं पता? अबे ब्लड ग्रुप ही नहीं पता तुम लोग? क्यों चेक नहीं कराया? बचपन में कोई वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह, कोई टीके शीके, कोई लैब इन्वेस्टिगेशन कुछ बना हुआ होगा, कोई एडमिशन हॉस्पिटल वगैरह उसमें लिखा हुआ होगा, कभी देखा ही नहीं? रिकॉर्ड है भी नहीं तुम लोग के पास? उसमें लिखा होगा कभी ना कभी तो। कोई बचपन ज़िंदगी में कोई टेस्ट नहीं हुए होंगे क्या तुम लोग? वो बचपन में यूजुअली हो जाता है तो शायद आपका भी हुआ हो। खैर पता ही नहीं है तो अब क्या पूछो तुम लोग को, अब ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। तो आप पूरी क्लास में से भी मुझे यकीन है कि कुछ कम ही बच्चे होते हैं या कोई भी ना होता नेगेटिव वाला। नेगेटिव की तादाद कम होती है कोई नेगेटिव? अब्बू गए ना, अभी कहाँ पूछा? अब्बू तुम्हारा है, कोई ज़रूरी नहीं।
अभी जो पढ़ रहे थे क्या पढ़े थे, यही तो पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का ही से हिसाब से तो बच्चों का पता लगता है। जी क्या बोल रहे हैं आप, उसको बोल रहे थे, बोलो आप बोलो। क्या ये वाला बता रहा हूँ ये पता लग गया, ये RH वाली बात कि जिसमें RH फैक्टर है वो RH पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जिसमें RH नहीं है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसी जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर फिर हमें एक बड़ी ख़ास बात पढ़नी पड़ती है, वो इसी से रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये एक कंडीशन है कि जब कभी एक RH नेगेटिव मदर, मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखने वाली औरत की शादी अगर एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखने वाले मर्द के साथ हो जाएगी, तो जब उनका पहला बेबी पैदा होने वाला होगा या डेवलप कर रहा होगा, व्हेन शी विल कंसीव द बेबी, तो हो सकता है वो बच्चा भी बाप के ब्लड ग्रुप पे चला जाए, और बाप का क्या था बेचारा पॉजिटिव, और माँ खुद क्या है। मैं ऐसे याद करवाता बच्चे को, जैसे औरतें नेगेटिव होती हैं ऐसे याद करने आप बताया था ना, तो औरतें हमेशा क्या है नेगेटिव, मर्द क्या है बेचारे पॉजिटिव। तो मर्द औरत अगर नेगेटिव है और वो मर्द पॉजिटिव है तो उसका बच्चा भी बेचारा मतलब पॉजिटिव है। तो जैसे अपनी माँ के यूट्रस के अंदर बॉडी में वो इसकी ब्लड ग्रुपिंग शुरू होती है, तो माँ का इम्यून सिस्टम फ़ौरन से ये एकदम से देखने लगता है कि भाई हम तो कभी RH फैक्टर हमने देखा ही नहीं, क्योंकि माँ तो ज़िंदगी भर क्या रही है नेगेटिव, मगर उसी की बॉडी में एक पल पड़ रहा है एक RH पॉजिटिव प्रोटीन आ गई, तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और उसका इम्यून सिस्टम अपने ही फीटस के इस ब्लड सेल्स के प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो सरवाइव कर जाएगी प्रेगनेंसी, बच्चे को कम से कम हो सकता है मसले मसाइल हों। क्यों? क्योंकि पहली मर्तबा उस फीमेल की बॉडी ने कभी ज़िंदगी में RH पॉजिटिव देखा, तो इम्यून सिस्टम को टाइम लगा रिकग्नाइज करने में, और इम्यून सिस्टम ने टाइम लेके उसको इम्प्लीमेंट कराया, एंटीबॉडी तो बन गई होगी। लेकिन अगर वही फीमेल दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान करे एंड द फादर इज अगेन RH पॉजिटिव, तो मोस्ट लाइकली चांसेस द बेबी विल ऑलवेज गेट RH पॉजिटिव अगेन, वो प्रेगनेंसी के चांसेस फिर सर्वाइवल के रेट कम हो जाएंगे, और इसीलिए फिर पहले से उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेना पड़ेगा, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस ने पहले भी लिया फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी वही कंटिन्यू करना पड़ेगा पहले से। वो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है इसमें लिखा हुआ है, वी यूजुअली गिव आप कह लें कि RH सीरम फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स के अंदर दिया जाता है, यहाँ लिखा है कहीं anti-RH सीरम फैक्टर्स होते हैं जो कि उस RH फैक्टर्स के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करते हैं। ये लिखा हुआ है मेजर्स टू काउंटर द प्रॉब्लम, पढ़ो ये, मेजर्स टू काउंटर द RH नेगेटिव मदर इज RH एंटी सीरम इज इंजेक्टेबल फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इमीडिएटली आफ्टर लेबर। The RH antibody, RH anti-serum will destroy the RBCs of fetus before they stimulate production. Maternal anti-RH antibodies and injected anti-serum vanishes before next pregnancy. Therefore, RH positive anti-serum should be given at the time of each pregnancy. If a baby is born with this defect, the blood with high level of bilirubin of the baby should be immediately replaced with RH negative blood free from anti-RH antibodies. अगर बेबी पैदा भी हो जाए और ये बात ना पता हो उस वक्त तक कैसा मसला था, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में बात थी, तो आपने सुना होगा बच्चे के फ़ौरन पैदा होते के साथ ही, क्योंकि बच्चे की बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ गई हुई होंगी, माँ के साथ प्लासेंटा में कनेक्टेड था ना वो, तो पैदा होते के साथ ही उस बच्चे के खून तब्दील करना पड़ता है, क्योंकि उसके अपने खून में ही एंटीबॉडीज़ पहुँच चुकी होती, ट्रांसपोर्ट हो चुकी होती। और सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद हर प्रेगनेंसी में फिर आपको anti-RH सीरम प्रोवाइड करना पड़ेगा उस फीमेल, ताकि उसकी प्रेगनेंसी सेफ है। तभी जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो सबसे पहला सवाल औरत से वो यही पूछती है तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो चेक होता है। अगर औरत का ब्लड ग्रुप
पॉजिटिव है तो उसको मसला होगा कि नहीं होगा? औरत पॉजिटिव है उसको कोई मसला नहीं है, कक भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन नहीं होगी उसको। औरत का जैसे ही ब्लड ग्रुप या औरत ने बताया मैं RH नेगेटिव हूँ, मेरा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और फ़ौरन से उसके मियाँ का ब्लड ग्रुप पूछेगी वो क्या है, क्योंकि दूसरा फिर मरला ये है। अगर औरत नेगेटिव है और उसका हस्बैंड भी नेगेटिव है तो मसला नहीं है, लेकिन हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो वो चेक करवाना ज़रूरी होता है, पता है तो ठीक है। और अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो फिर उसको यकीन हो जाएगा, ये वो सस्पेक्ट करेगी कि भाई ये जो बेबी पैदा हो सकता है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है, हम पहले से एंटी-RH सीरम इस प्रेगनेंसी में ले लें। समझ आई बात? तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहलाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जब ही होगा हमेशा कि जब फीमेल इज़ नेगेटिव एंड द मेल इज़ What is epistasis? हैं जी, एपिस्टेसिस क्या होता है, कुछ पता है आप में से किसी को? पढ़ लो, स्टेटमेंट आ सकती है, डेफिनेशन है। इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक हमारे पास PMDC का जो असल है वो दूसरा है, ये सब नहीं है PMDC में, वो एक्सलेंट है, देखिए बुक खुली हुई है इसलिए अच्छा है तो पढ़ लो। एपिस्टेसिस बेसिकली कहते हैं जब कभी हमारे पास कोई एक जीन किसी दूसरे जीन के फिनोटाइप को क्या करे, चेंज कर बैठे, ऑल्टर कर दे, तो हमारे पास जिस जीन की वजह से किसी दूसरे जीन का फिनोटाइप तब्दील हो जाए वो फिनोमेना एपिस्टेसिस कहलाएगा, और वो जीन जिसने उसका फिनोटाइप तब्दील कर दिया वो जीन एपिस्टैटिक जीन कहलाएगी। तो रिपीट करूँ, कोई भी जीन अगर किसी दूसरे जीन के फिनोटाइप को क्या कर दे, चेंज कर दे, फिनोमेना क्या कहलाएगा, एपिस्टेसिस, और वो जीन क्या कहलाएगी जो कि तब्दीली पैदा कर रही है दूसरे के फिनोटाइप में, एपिस्टैटिक जीन, जो कि दो तरीके का हो सकता है। बोले बोले, लोकस एंड नॉन लोकस, मतलब जिसकी मैपिंग हुई भी हो जीनोम में, जिसकी मैपिंग ना हुई भी, जो कि लोकेटेड हो, जो कि नॉन लोकेटेड हो। लोकाई वो जगह होती है जो कि जीनोमिक मैपिंग से आप अंदाज़ा लगाते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द जीन को कहते हैं। अच्छा, ये भी एपिस्टेसिस भी दो तरीके का हो सकता है, ये डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। अगर डोमिनेंट जीन की वजह से हुआ है तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, अगर रिसेसिव जीन की वजह से हुआ है तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये डेफिनेशंस पढ़ लेना कभी दिल चाहे तो। हाँ है ना, तो पढ़ो ना ये वाली। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर्स, बेसिकली ये आपको याद तो माइटोसिस मियोसिस आप एक ज़माने में पढ़ते थे, क्रॉसिंग ओवर साइनैप्सेस वगैरह, ये सिंपल एक वो है थ्योरेटिकल, इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। लिंकेज जीन की पोजिशनिंग, सीक्वेंसिंग, लोकाई या लोकस एंड क्रॉसिंग ओवर, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके कुछ मतलब देख लीजिए, आ जाइए पढ़े यार चलो और पढ़े तमीज़ से पढ़े। ये आपका MCQ हो गया, एक क्रोमोसोम में अप टू मैक्सिमम कितनी जीन्स हो सकती हैं? 4000 हो सकती हैं, इसकी कैपेसिटी बताइए मैक्सिमम। आगे According to chromosomal theory of inheritance, each genes are inherited by chromosome. It means that genes located at single chromosome can remain together during inheritance. This tendency of gene in a chromosome to remain together is called linkage. कौन सी टेंडेंसी? दैट द टेंडेंसी टू
of any gene which can be easily held together with the chromosome is called as linkage. आगे बढ़ें. And the gene which are present at same chromosome and inherited together is called linked gene. वही जीन वही सेम जो उस क्रोमोसोम के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम भी पहुंचे और साथ में उसकी जीन भी पहुंच जाए, तो इसी को आप लिंक्ड जीन कहते हैं. हमारी बहुत सी हमारे पेरेंट्स और हमारे ख़ानदान ब्लड ग्रुप ब्लड रिलेशंस में हम लिंक्ड जीन से लेकर आते हैं. क्रोमोसोम भी आता है, साथ में वो जीन भी आती है. आगे. the genes which are located on autosome called autosomal linked genes and their inheritance called autosomal inheritance or autosomal linkage. इसमें कोई परेशानी है? हर नाम के साथ उस नाम की चीज़ बता दी है. अगर लिंक जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे तो ऑटोसोमल लिंक जीन कहलाएगी और वो लिंकेज भी ऑटोसोमल लिंकेज कहलाएगी. नेक्स्ट. Similarly, if they are located on sex chromosome X or Y, their linkage called sex linkage and their अगर यही जीन अब ऑटोसोमल क्रोमोसोम नहीं बल्कि कौन से क्रोमोसोम पे लगी है, कोई सेक्स क्रोमोसोम पे, तो वो लिंकेज जो कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ साथ वो जीन भी पहुंचा दे तो उसको हम सेक्स लिंकेज कहेंगे या सेक्स जीन लिंकेज कहेंगे. all the linked genes present on the same chromosome at the time of inheritance called linkage group. आगे. Therefore, the number of linkage groups in an organism are equal to the number of homologous chromosomes present in an organism. The linked genes are present on same chromosome, therefore they are considered to be inherited together in the offspring. So always parental combination of characteristics are found in offspring, and assorted traits do not segregate independently. Linkage between genes can be detected by test cross of dihybrid organism. अभी मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास बहुत सी जो हमारी जीन्स की इनहेरिटेंस है वो लिंक्ड जीन्स ही हैं, वो लिंक्ड क्रोमोसोम्स हैं. क्यों? क्योंकि जो लिंक जीन्स होती हैं ये लिंक्ड ग्रुप के ज़रिए, मतलब पूरा इनका एक अमाउंट ऑफ मतलब एक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ साथ वो कहीं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो सेम एज इट इज़ उठकर हमारे पेरेंट बॉडी से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट हो जाता है. आगे बढ़ें. It is a cross where heterozygous organism of two traits is back crossed with its recessive parents. If the result will come in the following ratio, then the linkage will be determined easily. That is, if four phenotypic combination, parental and non-parental, occur in offspring, then there will be no linkage between the genes. If this ratio is deviated and more parental type with less non-parental type appear, which shows partial linkage. If only parental type appear, it shows complete linkage. In Mendelian dihybrid cross, where linkage was not considered as phenomenon, the result shows the parental and non-parental combination is the ratio of 9:3:1. In case of linkage gene of dihybrid cross, the result will be only parental combination with ratio of 3:1. चलें आगे बढ़ें. जिसमें कोई परेशानी की बात थी? सर ये बैक क्रॉस वाला बैक क्रॉस बेसिकली ये जब कभी हमारे पास दो अलग अलग ट्रेड्स हों, दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में हों और किसी एक जनरेशन के अंदर से आप जैसे दो जनरेशन तक जाते हैं तो उनकी किसी एक जनरेशन जो कि दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन उनमें दोबारा आप क्रॉस कराएंगे तो बैक क्रॉस है. अच्छा, जो कि असल में पेरेंटल लिंकेज डिटरमाइन करने के लिए करवाया जाता है, मतलब क्रॉस के अंदर क्रॉस दोबारा से. ये एक डॉट से फिलहाल का क्रॉस दिया हुआ है. बाकी जो मैं अभी जो दो जुमले बोले थे मैंने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर, ये भी पढ़ लो भाई. साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर जल्दी से मैं बता रहा हूँ, आप फिर पढ़ लीजिएगा. व्हेन द होल ब्लॉक ऑफ जीन्स present on two different non-sister chromatids are overlapped on each other for the exchange of the genetic material, the phenomena is called as crossing over. क्या कहलाता है? अच्छा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ या उससे पहले एक और आसान चीज़ बोल के रिपीट कर देता हूँ. आसान चीज़ सुने फिर इसको दोबारा करते हैं.
आसान ये है कि व्हाट इज साइनेप्सिस. साइनेप्सिस कहते हैं द एग्रीगेशन, द कॉम्बिनेशन एंड व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर. आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स जब आपस में पेयर बनाने लग जाएं, द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, अब जब साइनेप्सिस समझ में आ जाता है, एक क्रोमोसोम ये था, एक क्रोमोसोम ये था, एक जैसा था, पेयर बना लिया. एक क्रोमोसोम एक जैसा था, एक जैसा था, उसने पेयर बना लिया. ये यूजुअली बाइवैलेंट होते हैं, मगर ड्यूरिंग सम सेल डिवीजन बाइवैलेंट से हमारे पास टेट्राड, यानी कि बाइवैलेंट स्ट्रक्चर जब कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, तो उसके अंदर 4 मतलब 2 ऊपर 2 नीचे क्रोमोसोम आप देखते होंगे ऐसे बने हुए, देखें आपने कभी? तो इसमें से ये एक दूसरे के लिए सिस्टर हैं, एक दूसरे के लिए सिस्टर हैं, मगर जहाँ बीच में से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे सिस्टर हैं. दूसरा क्रोमोसोम का इसी तरह से जो इधर होगा वो उनके लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा. तो जब कभी 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसी और के अगर आपस में किसी भी पॉइंट से वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं, वो पॉइंट कहलाता है कियास्मा या कियास्मेटा. उस पॉइंट के ऊपर जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? कियास्मेटा. और जहां उसके ऊपर से जो ओवरलैपिंग हो रही है उसे क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर. पढ़ लो चाहो तो पढ़ो भाई. The linkage is also not an absolute and it not necessary the gene of a chromosome remain attached with each other and transmits together. If linkage remain continuous, so the inheritance of a trait remain continue and the offspring will be like one of the parent only. The gametes in animal and spores mother cells SMCS divided by meiosis to produce gametes and spores respectively. During meiosis, the homologous chromosome pair up. This pairing मियोसिस में होता है ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. पढ़े? this pairing of homologous chromosome called synapses. Soon after meiosis, they attach and form cross bridge between their non-sister chromatids. They sometimes exchange their segments. This process of exchange of chromosomal segments between non-sister chromatid of homologous chromosome is called crossing over. समझ आई? वही बात है जो अभी अभी मैंने दोहराई थी, वैसे ही लिखी हुई है एज इट इज. और वो पॉइंट क्या कहलाएगा? कियास्मेटा. जिस पॉइंट पे ये एक्सचेंज हो रहा होगा भाई. ठीक है, आगे आ जाओ. सेक्स डिटर्मिनेशन और जो वो है ना हमारे पास एक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज जो है ना, एक्स लिंकेज जो है ना इसके अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. उसके अंदर सारी डिजीज़ भी आएंगी, हेमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस है, वो भी पढ़ लेंगे साथ साथ. फिर आपका चैप्टर ख़त्म होगा. ठीक है, हम MCQ खेलेंगे, पास पेपर्स खेलेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट पास पेपर्स लेकर आइए, बस रखिएगा पास पेपर अपने पास. ठीक है, हाँ कोई भी बस वो वाले चाहिए मुझे, डाव वाले बनाने देते हैं यानी NTS जो सर वो हमारे उसके लिए नम्स के हम सब नम्स नहीं चाहिए मुझे, चाहिए MD कैट वाले. सर पहले उसमें है ना सब
रेहान इधर आइए।